पीटीएफ सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो बीपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर है, जिसमें एक पेपर ऐसे पढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। हम आपको ऐसे कैसे लिखते हैं जो सटीक तरीका जो है वही बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा समझेंगे कि ऐसे होता क्या है। देखिए, इसका जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा बीपीएससी में अगर कहा जाए तो अगर आप ऐसे पे बेहतर पकड़ नहीं बनाते हैं, आपके अंदर वो लेखन क्षमता या कौशलता नहीं आती है, तो आप शायद कोई भी पोस्ट पाने के हकदार नहीं हो पाएंगे। ये बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और जो लड़का इस पे अच्छा लिख सकता है वही कोई भी पोस्ट ले सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ये 300 का मार्क्स है और इसमें इसकी भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले चीज़ों को समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स अगर आप इस पे काम करेंगे तो आएगा। और निश्चित तौर पे ये बहुत ही अच्छा एक टेक्निक है जिसके माध्यम से अगर आप कोशिश करेंगे तो आप बेहतर ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा पहले समझते हैं कि ऐसे होता क्या है। देखिए, ऐसे अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो एक फ्रेंच भाषा का इशोई से बना हुआ है। यह एक फ्रेंच जो भाषा है, कह सकते हैं आप इसको, यह इशोई से बना हुआ है। ये जो अंग्रेजी का जो शब्द है ऐसे, अंग्रेजी का जो शब्द ऐसे है, और ये फ्रेंच भाषा जो इशोई है यह इससे बना हुआ है। इसका मतलब होता है प्रयास करना। इसका मतलब होता है प्रयास करना। चीज़ों को थोड़ा समझेंगे आप, प्रयास करना। लेकिन जैसे ही हिंदी का निबंध होता है, निबंध, इसका मतलब होता है सभी बंधनों से मुक्त, सभी बंधनों से मुक्त। कहने का मतलब है, चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे, यानी कि बिना किसी बंधन के, इसका अर्थ होता है बिना किसी बंधन के। तो हम लोग एक, जैसे कहने का मतलब ये है, चीज़ें समझने वाली है। अगर कोई मनुष्य कुछ ऐसा विचार देता हो या कुछ ऐसा कुछ कहना चाहता हो तो उसके पास मात्र दो ही माध्यम है। सबसे पहला, अगर विचारों की बात करें, यहाँ पे विचारों की बात, तो उसके पास मात्र दो ही माध्यम है। पहला जो माध्यम है वो है मौखिक, और जो दूसरा माध्यम है वो है लिखित। इसमें ये कहा जा सकता है कि जो लोग बोल करके अपने अभिव्यक्ति का, या ये कह सकते हैं कि अपने बातों को रखते हैं बोल कर, यहाँ पे उनको बोला जाता है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। और जो लोग चीज़ों को लिख कर बताते हैं उनको बोला जाता है कौशल लेखन। यहाँ पे एक बात समझने वाली है। जो लोग बोल कर के बातों को समझाते हैं, जैसे कह सकते हैं कि जो नेता लोग होते हैं, जो वक्ता होता है, जैसे वक्ता जो लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो लिखने में माहिर हो।
अपने विचारों को प्रकट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि लेखक की तरह उनके अंदर भी ये कौशलता हो। और जो लेखक होते हैं, लेखक, ज़रूरी ये भी नहीं कि उनके अंदर वक्ता वाली जो फीलिंग होती है या वक्ता वाली जो आपको कौशल होती है उसमें वो माहिर हो। लेकिन एक बात और भी है, बीपीएससी कहता है कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप कम से कम अपनी बातें लिखित ही हमें बताइए। और लिखित चीज़ों को बताने के लिए वो ये जानना चाहता है ताकि आपको आपके बारे में आपकी सोच, आपका विचार, आपकी भावना और आपकी जो लेखन क्षमता है उसका जांच कर सके। जैसे अगर देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि पत्र के माध्यम पत्र लिखते हैं, दूसरा चीज़ है कि निबंध। ये दोनों में अंतर है। ये पत्र से आपकी सोच का सही तरीके से मूल्यांकन और पता नहीं चलता, सही पता या मूल्यांकन नहीं होता ये पत्र से। यही वजह है कि आपके यूपीएससी और बीपीएससी में निबंध लिखवाया जाता है आपसे। इस निबंध से सबसे पहले तो आपके ज्ञान का पता चलता है। इस निबंध से सबसे पहले आपके ज्ञान का पता चलता है, उसके बाद आपके अनुभव का पता चलता है, उसके बाद अनुभव का पता चलता है। इस निबंध से आपकी सोच का पता चलता है, इस निबंध से आपकी भावना का पता चलता है। चीज़ों को थोड़ा समझेंगे आप, आपकी भावना का पता चलता है। साथ ही साथ इस निबंध से आपको लेखन जो कौशल है इसकी जांच हो जाती है, इसकी जांच हो जाती है। यही वजह है कि इस निबंध से जो व्यक्ति आपके निबंध को पढ़ रहा होता है आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके बारे में अच्छी तरह मूल्यांकन कर लेता है और समझ जाता है। सिर्फ निबंध से ही आपके बारे में वो सारा चीज़ें, वो सारी जो खूबियाँ है वो सब कुछ पता कर लेता है। और यही वजह होता है कि यहाँ पे इस निबंध को अभिव्यक्ति का दर्पण भी कहा जाता है। यहाँ पे इस निबंध को अभिव्यक्ति का दर्पण कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यह अभिव्यक्ति का दर्पण कहा जाता है। सोचने वाली बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सवाल ये बनता है कि अगर कोई, जैसे बीपीएससी में 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी में 12 प्रश्न पूछे जाते हैं और सेक्शन 3 सेक्शन होता है, ए, बी और सी, और हर सेक्शन में 4 प्रश्न होते हैं। कोई एक प्रश्न का जवाब देना है, कोई एक प्रश्न का जवाब दीजिए, 4 में से कोई एक प्रश्न का जवाब दीजिए। और हर एक जो आप प्रश्न आप लिखते हैं ये 100 नंबर का होता है, ये आपको 100 नंबर का होगा। इस तरीके से कुल आपको 300 का मार्क्स हो जाएगा। 300 में बेहतर मार्क्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि 160 प्लस 170 प्लस उठाने के लिए आपको जो अनुपात है इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो किस अनुपात में लिख रहे हैं, अगर आपके पास इसका आइडिया है तो आपको बेशक कम से कम 160-70 प्लस ही नंबर मिलेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि अब अगर कोई निबंध लिखना हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें है कि भाई इतना सब चीज़ें हो गया, निबंध लिखा कैसे जाता है। जैसे मानते हैं कि आपको 3 सेक्शन में 12 जो प्रश्न है उसमें से एक जो प्रश्न है उसको लिखना है, तो कोई भी प्रश्न हो उसको लिखने के लिए हमें सबसे पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं, अगर आप लिखना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इसकी भूमिका लिखिए। भूमिका में 2 बातें होना बहुत ज़रूरी है। भूमिका में 2 बातें होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात
प्रश्नोत्तर का वर्णन होना जरूरी है। प्रश्नोत्तर का वर्णन होना जरूरी है। और भूमिका में दूसरी बात ये है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो है ये होना बहुत ज़रूरी है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास भूमिका में 2 चीज़ें आपने डाला तो 2 चीज़ से ही पता चल जाएगा, जो आपका कॉपी चेक कर रहा होगा उसको ये पता चल जाएगा कि अब अगला जो कड़ी है, यानी कि वो मजबूर हो जाएगा आपके अगले कड़ी को पढ़ने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होता है, जब इसके बाद जो सेकंड जो आप पारा में आप लिखते हैं, तो सेकंड जो होता है वो आपका होता है तथ्यपरक विश्लेषण होता है। तथ्यपरक विश्लेषण ये मायने रखता है आपके लाइफ में, क्योंकि ये आंकड़ा आधारित होता है। तथ्यपरक जो विश्लेषण है ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक जो क्रम है लिखने का वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद कौन सा स्टेप लिखना चाहिए, इसके बाद किस मतलब होता है, क्रमबद्धता बहुत ज़रूरी है, तारतम्यता बहुत ज़रूरी है। और इसके बगैर आपका जो निबंध है वो अधूरा होता है, क्योंकि आप मौलिक हैं और मौलिकता का, अपने विचारों का क्रमबद्ध अगर आप तरीके से आप अपने लेखन में नहीं दिखाते हैं तो आपके मार्क्स यहीं पे बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए हर कड़ी के बाद एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ना चाहिए, तभी जाके आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं, यहाँ पे वो है शैलीबद्ध व्याख्या। नेक्स्ट है शैलीबद्ध व्याख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शैलीबद्ध व्याख्या यानी कि जैसे ही आप तथ्यपरक विश्लेषण आप कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो पारा होता है उसमें शैलीबद्ध व्याख्या होनी चाहिए। और इसमें कुछ चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, जैसे में विश्लेषणात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए ये वाला? विश्लेषणात्मक होना चाहिए। और जब विश्लेषणात्मक आप लिखते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो कड़ी होता है, जो नेक्स्ट इसका जो कड़ी होता है वो होता है आलोचनात्मक। जब आप विश्लेषण करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आप आलोचनात्मक लिखते हैं, आलोचनात्मक। और जब आप आलोचनात्मक लिखते हैं तो नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका तुलनात्मक। अगर आपने सब कुछ इसी आधार पे, इसी तरीके से आपने लिखा तो आपके मार्क्स बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे मिलेंगे। और उसके बाद आपका आता है वो है व्याख्यात्मक। आपने जो शैलीबद्ध जो व्याख्या किया है उसमें आपका विश्लेषण जो होना चाहिए वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। आज जब आपने विश्लेषण किया उसके बाद इसका आलोचना भी आप अपने तरीके से दे सकते हैं। आलोचना भी 2 तरीके से होता है इसमें, एक होता है पक्ष का, एक दूसरा होता है विपक्ष का। तथ्यों का संग्रह आपके पास भरपूर होना चाहिए, लेकिन तथ्यों को ज़्यादा डालना भी नहीं चाहिए। कितना डालना है तथ्यों को ये हम नेक्स्ट आपको बताते हैं। उसके बाद आपको ये आलोचना के बाद तुलनात्मक जो विश्लेषण है इस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। उसके बाद है ये व्याख्यात्मक। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, इसके बाद यानी कि शैलीगत जो व्याख्या है, इसके बाद जो है हमारे पास इसको मिटा देते हैं, ये होता है तथ्यों को, यानी कि तथ्यों को सामरिक रूप से वर्णन करना। तथ्यों का सामरिक रूप से वर्णन करना कहने का मतलब है कि जब हम तथ्यों का विश्लेषण करते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक दृष्टिकोण ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप वर्तमान से जुड़िए। आप अभी जो जिस वक्त में जी रहे हैं, जिस समय में आप जी रहे हैं, जिस काल और स्थिति में जी रहे हैं, उससे जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप वर्तमान से इससे नहीं जुड़ेंगे
यानी कि सामरिक रूप से इसका वर्णन नहीं करेंगे, आपके निबंध में वो जान नहीं मिलेगी। इसलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका बेहतर कैसे होगा इस पे ज़्यादा हमने ध्यान देने की कोशिश की है कि जब तक ये सारे चीज़ को नहीं ऐड आप करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मार्क्स उठाना। उसके बाद जब नेक्स्ट जो हमारा कड़ी है, इसके बाद तथ्यों के बाद जब नेक्स्ट कड़ी है, वो हमारा जो नेक्स्ट है वो है प्रबंध कोशिकीय चिंतन होना चाहिए। प्रबंध कोशिकीय चिंतन होना चाहिए। देखिए, बहुत ऐसे शब्द हैं जो शायद आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो अगर आप कमेंट्स में अगर इसे और डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे तो हम बिल्कुल अलग अलग इसको बिल्कुल तोड़ तोड़ के हम समझा देंगे। ये सब चीज़ें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि शब्दों का संग्रह आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे लिखने जा रहे हैं तो आपके पास शब्दों का भंडार होना ज़रूरी है। और कहा जाए कि जो आप मेंस का आंसर लिखते हैं और आप ऐसे लिखते हैं, वो शब्दों का खेल ही तो है। जिन लोगों को शब्दों से खेलना आ गया वही लोग बेहतर मार्क्स लाते हैं। जिन लोगों का अभ्यास बेहतर है, जो लोग सटीक तरीके से आंसर को लिखते हैं, जो सटीक तरीके से रोज़ अभ्यास करते हैं, वहीं तो अपने विचारों को, अपने मौलिकताओं को क्रमबद्ध तरीके से लिख पाएंगे। और यही क्रमबद्ध सॉरी यही तो हम क्रमबद्धता आपको बता रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष, देखिए, निष्कर्ष भी बिल्कुल सारांशीय होना चाहिए। सारांशीय होना चाहिए। मैंने कुछ चीज़ें बताई है, जैसे कहने का मतलब ये है कि जब आप बीपीएससी का जो फर्स्ट और सेकंड पेपर जीएस का 1 और 2 लिखते हैं उससे बिल्कुल अलग है। हाँ, कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं और कुछ चीज़ें बहुत ही अलग हैं। यही तो वजह है कि हम निबंध में लगभग इसका 700 से 800 शब्दों में लिखना है, यानी कि सागर को गागर में भरने वाली बात है। लेकिन इसको भरेंगे कैसे? अगर आपने ये सारा चीज़ें लिखा इस तरीके से तो आपके मार्क्स कम से कम 180 प्लस रहेंगे। 170 180 प्लस ही रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। और आपका डेली का जो अभ्यास होता है, इसी आधार पे आपका यहाँ पे समझिए कि जो लेखन जो कला है उसको भी बताया जाएगा कि लिखते कैसे हैं। किसी भी निबंध को लिखने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? अगर मानते हैं कभी आपने निबंध नहीं लिखा, एक समय था कि आपने स्कूल में गाय पे, रक्षाबंधन पे, होली पे लेख लिखा होगा या निबंध लिखा होगा, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि आप यहाँ पे ग्रेजुएशन करके, पीजी करके आप आते हैं बीपीएससी को फाइट करने के लिए, तो इसका लेवल यहाँ पे डिमांड करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे किस अनुपात में इसका आंसर लिखा जाए। कहने का मतलब है कि जब आंसर बीपीएससी कॉपी चेक करता है तो हर चीज़ पे, जैसे भूमिका हो गया तो भूमिका पे कितना मार्क्स देगा, वो परसेंटाइल में होता है। मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक निबंध सटीक और अनुपात में कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो देखिएगा 10% जो है, 10% जब आप निबंध लिखते हैं तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि 10% जो आपका है ना, उसमें आपका विश्लेषण और आपका मूल्यांकन माने रखता है। इसकी जो भूमिका है, इसका जो रोल है आपके निबंध में 10% है। जब आप मूल्यांकन करते हैं, आप अपने विषय में जब मूल्यांकन करते हैं तो उसका जो रोल होता है जिससे आपको मार्क्स मिलता है वो मात्र 10% है। उसके बाद 20% की जो बात है वो है आपके तथ्य का और आंकड़ा का। 20% आपके तथ्य और आंकड़ा मायने रखते हैं। और 30% जो है, जो मैंने बार बार कहा था, 30% जो है इसमें आपका मौलिकता मायने रखता है। मौलिकता और तार्किकता ये मायने रखता है। मैंने कहा था कि जब पीटी और मेन की तैयारी करते हैं आप, तो जो लोग पीटी की तैयारी
यानी कि पीटी से प्रारंभ करते हैं अपनी तैयारी, वो कहीं ना कहीं अपनी मौलिकता खो देते हैं। जैसे सिंपल साधारण अगर आप किसी का नोट्स ले लेते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स लेकर के स्टार्ट करते हैं पढ़ना, या किसी का गाइड लेकर के आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी मौलिकता खतरे में पड़ जाती है। आप मेंस लिखने के काबिल नहीं हो पाते। यही वजह होता है कि जब बीपीएससी यानी कि खास करके यूपीएससी और बीपीएससी के अभी के वर्तमान में जो इसका स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो पीटी का मेन दोनों एक साथ करिए, ताकि आपकी मौलिकता बरकरार हो और आप इसमें तरक्की करें और सुधार हो जाए। और 40% जो है आपके 40% जो है वो सबसे ज़्यादा है आपका विचारों का। ये आपका विचार, आपकी अवधारणा ये ज़्यादा मायने रखती है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो सभी को अगर काउंट करेंगे तो 100% हो जाएगा। एक बेहतर आंसर लिखने के लिए ये सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। 10% विश्लेषण मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही उसको लगेगा कि 10% दिया है बंदा, चलो इतना मार्क्स दे दो, उसको लगेगा कि 20% ही आंकड़ों का इसमें यानी कि सम्मिलित किया है और ज़्यादा अगर होने लगेगा तो फिर आपका जो मूल भाव है, जो आपका एक नज़रिया है, जो आपका एक दृष्टिकोण है, जो आपका एक निबंध लिखने की जो समझिए की जो भावना है, फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से भटक जाएगा। लक्ष्य एक होना चाहिए, आपके विचारों में तारतम्यता होनी चाहिए। जो मौलिकता आप अपने आंसर में, आप अपने निबंध में देना चाहते हैं, जिस विचारों को आप बताना चाहते हैं, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। उसमें तारतम्यता होनी चाहिए, उसमें एक कड़ी दूसरे कड़ी से मिलता जुलता होना चाहिए। हर एक सीढ़ी पे, ऊपर वाले सीढ़ी पे चढ़ने के लिए नीचे से ऊपर जिस तरह से जाते हैं वो बिल्कुल आपको दिखना चाहिए, आपको फील होना चाहिए। इस तरीके से बात किया जाए तो बिल्कुल 100% हो जाता है। और इस तरीके से आपका निबंध जो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो बिल्कुल सटीक हो जाता है। बहुत ही बेहतर आपको यहाँ से आपको आंसर मिलेंगे। रही बात दूसरी क्लास में, तो अगर आपके कमेंट्स आते हैं किसी भी प्रश्नों पे कि लिखना कैसे है, कैसे लिखा जाता है, बहुत ऐसे शब्द हैं जो शायद आपको ना पता चला हो, तो अगर आप चाहते हैं कि हम और डिटेल्स बताएं तो हर शब्दों को तोड़ करके हम आपको बता देंगे, ताकि आपकी समझ और ज़्यादा विकसित हो जाए। इतना काफ़ी है। अगर आपको लगता है कि और बेहतर करना चाहिए तो बहुत बेहतर तरीके से और भी होगा, सबको अलग अलग तोड़ के बताया जा सकेगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं निबंध में मैंने, लेकिन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो इतना सब कुछ होना चाहिए कि निबंध के लिए, एक बेहतर मार्क्स के लिए मैंने बताया।